नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दिस इज अंजलि फ्रॉम स्टडी ग्राउंड। तो दोस्तों, आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके हर एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस पहल पर की गई थी? महात्मा गांधी, ए.ओ. ह्यूम, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर बाल गंगाधर तिलक। इसमें आपका ऑप्शन क्या हो सकता है? तो बिल्कुल आपका ऑप्शन बी ए.ओ. ह्यूम है, जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। इनका पूरा नाम है एलन एक्टोवियन ह्यूम है, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया था। इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ पे हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में, या फिर 28 दिसंबर 1885 को लखनऊ में, या 25 दिसंबर 1885 को सूरत में, या 25 दिसंबर 1885 को दिल्ली में। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किया गया था ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, वी राघवाचार्य या फिरोज शाह मेहता। तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष का नाम बताना है। तो यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न पूछता है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर स्वामी विवेकानंद। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो बिल्कुल आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के संस्थापक थे। अगर ये प्रश्न पूछता कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाता, यानी स्वामी विवेकानंद। अगर ये पूछता ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाता है, राजा राम मोहन राय। तो लेकिन यहाँ पूछ रहा है आर्य समाज के संस्थापक कौन है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। ऐसे आपके चारों ऑप्शनों का आपको डिटेल पता चला गया। अगला प्रश्न पूछता है कि राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई? अभी मैंने पिछले बताया कि राजा राम मोहन ने किसकी स्थापना की। तो आपका ऑप्शन आपका ऑप्शन ए बिल्कुल ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। आर्य समाज को दयानंद सरस्वती हो जाएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे एनी बेसेंट। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछता है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के शासन में पारित किया गया था, किसके शासनकाल में पारित किया गया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट? लॉर्ड रिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड क्लाइव या फिर लॉर्ड वेवेल। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के द्वारा शासन में पारित किया गया था। अभी आप लोग ये भी जानना चाहते हैं कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है क्या? तो जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है, यह कई भाषाओं में प्रकाशित होने वाला एक्ट था, लेकिन जो लॉर्ड लिटन थे ये सभी भाषाओं में प्रकाशित नहीं करते, ये सिर्फ अंग्रेजी भाषाओं में ही प्रकाशित करने पर बल देते थे। इसलिए जो भारतीय थे इन्होंने इस पर खुलकर विरोध किया था, इसलिए इसे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कहा जाता है, जो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में पारित किया गया था। इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछता है कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फिरोज शाह मेहता, बरुद्दीन तैयब जी, महादेव गोविंद रानाडे या फिर महात्मा गांधी। तो पूना सार्वजनिक सभा आपका ऑप्शन सी महादेव गोविंद रानाडे होंगे, क्योंकि अगर आपका फिरोज शाह मेहता के बारे में अगर जानकारी आपको चाहिए, तो अगर पूछता है कि कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता। अगर ये पूछता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बरुद्दीन तैयब जी। लेकिन यहाँ पूछा है कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी, तो आपका बिल्कुल ऑप्शन सी महादेव गोविंद रानाडे हो जाएंगे। अगला प्रश्न पूछता है कि यंग इंडिया के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो यंग इंडिया आप ऑप्शन गेस कीजिएगा कि इसमें क्या सही उत्तर हो सकता है। तो यंग इंडिया के पुस्तक के लेखक हैं लाला लाजपत राय। अगर यहाँ पे ये प्रश्न पूछता है कि यंग इंडिया मासिक पत्रिका किसने निकाली थी, तो आपका आंसर होता महात्मा गांधी। अगर मासिक पत्रिका पूछता है यंग इंडिया का, तो आपका महात्मा गांधी लगाए। लेकिन यहाँ पूछा है यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपका ऑप्शन सी लाला लाजपत राय बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछता है कि इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन या फिर लॉर्ड कर्जन। तो किसके शासन में पेश किया गया था? तो बिल्कुल
ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन ने इल्बर्ट विधेयक के काल में पेश किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछता है कि आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो आजाद हिंद फौज का गठन बिल्कुल आपका ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने किया था 1943 में। इनका एक प्रसिद्ध नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसलिए अब बिल्कुल आपका ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछता है कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए ओ ह्यूम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या फिर फिरोज शाह मेहता। तो आपका ऑप्शन क्या हो सकता है? तो बिल्कुल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछता है कि भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन हो सकते हैं? तो आपका ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी हैं। सॉरी, यहाँ पे माफ कीजिएगा, दादा भाई नौरोजी नहीं, आपका ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले हैं, जिसके ये संस्थापक रहे हैं भारत सेवक समाज के। गोपाल कृष्ण गोखले आपके महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के नाम से भी जाने जाते हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा, बी आपका बिल्कुल गलत उत्तर है। अगला प्रश्न पूछता है कि 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेवल या फिर लॉर्ड लिटन के द्वारा। तो 1905 में बंगाल का विभाजन ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी। इसलिए बिल्कुल आपका ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछता है कि दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक ने दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना की थी। इन्हें लोकमान्य की उपाधि भी दी गई थी। इसलिए बिल्कुल आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछता है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। तो यह वाक्य किसका है? तो बिल्कुल लोकमान्य तिलक जी का है। बाल गंगाधर तिलक ने यह स्लोगन बोला था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसलिए बिल्कुल आपका ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछता है कि मुझ पर किया गया लाठी का हर एक एक प्रहार ब्रिटिश समाज के कफन की कील बनकर रहेगा। यह वाक्य किसने कहा है? बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लाजपत राय ने या विपिन चंद्रपाल ने या भगत सिंह ने। तो यह वाक्य किसका है? तो बिल्कुल लाला लाजपत राय ने यह वाक्य बोला है कि मुझ पर लाठी पे किया गया हर एक प्रहार ब्रिटिश समाज पर कफन कील बनकर रहेगा। इनको लाठीचार्ज के दौरान इनकी मृत्यु भी हुई थी। साइमन कमीशन के दौरान इन्हें लाठीचार्ज पुलिस के द्वारा इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछता है कि अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लाला हरदयाल भाई, परमानंद, चंपक रमण पिल्लई या फिर श्याम जी कृष्ण वर्मा। तो अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? बिल्कुल आपका ऑप्शन है लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। इसलिए आपका ऑप्शन है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछता है कि कांग्रेस की उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप से विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? बम्बई अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में या फिर पूना कलकत्ता अधिवेशन या फिर पूना अधिवेशन में। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो सकता है? बिल्कुल आपका ऑप्शन बी सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के उदारवादी उग्रवादी नेताओं का वास्तविक रूप से विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न पूछता है कि अप्रैल 1920 में दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद या फिर यशपाल। तो आप लोग गेस कीजिए कि इसमें इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। तो असेंबली में बम फेंकने वाले कौन थे? तो आपका ऑप्शन ए सरदार भगत सिंह ने 1920 में दिल्ली में केंद्रीय असेंबली बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता थे। अगला प्रश्न पूछता है कि भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? लाला लाजपत राय व विपिन चंद्रपाल या फिर श्रीमती एनी बेसेंट लोकमान्य तिलक द्वारा या गोपाल कृष्ण गोखले सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा या कोई नहीं। तो क्या हो सकता है? तो बिल्कुल आपका ऑप्शन बी श्रीमती एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक द्वारा होम रूल की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न पूछता है कि रोलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था?
कुटीर उद्योग को समाप्त करना, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता समाप्त करना, या इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी हो सकती थी या कोई नहीं। तो रोलेक्ट एक्ट का उद्देश्य क्या है? तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए हुए किसी व्यक्ति को बंदी बनाई। यहाँ पे ये कानून था कि बिना दलील बिना अपील को किसी भी को बंदी बनाया जा सकता था। रोलेक्ट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। ये 1919 में पारित किया गया था, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछता है कि जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919, 18 मार्च 1919, 15 मई 1920 या फिर 24 नवंबर 1919। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर में यह जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने मासूम लोगों पर गोली चला दी थी। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न पूछता है कि हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की थी? लाहौर षड्यंत्र केस के लिए, कि काकोरी षड्यंत्र केस के लिए, कि जलियांवाला हत्याकांड के लिए, या कोई नहीं? तो आप लोग जानते हैं कि हंटर कमेटी जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए की गई थी, जो 13 अप्रैल 1919 में की गई थी। तो आप बिल्कुल आपका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? फरवरी 1928, मार्च 1928, फरवरी 1929, तो मार्च 1929 में कब आया था? तो बिल्कुल आपका ऑप्शन है फरवरी 1928 में आपका साइमन कमीशन आया था, जिसमें लाला लाजपत राय ने सर्वप्रथम भाग लिया था, जिनमें इस साइमन कमीशन के दौरान लाठीचार्ज के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछता है कि 7 सदस्यीय साइमन कमीशन के कितने सदस्य भारतीय थे? 1, 2, 3 या एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे? तो क्या हो सकता है? तो इसमें आपका बिल्कुल ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे, इसमें सभी ब्रिटिश सांसद थे, इसलिए आपका बिल्कुल ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछता है कि यह रिपोर्ट रद्दी कागजों के ढेर में रखने योग्य है। साइमन रिपोर्ट के संबंध में यह कथन किसका है? सर शिवा स्वामी अय्यर जी का, या सर शफात अहमद खान, या मिस्टर एंड्रूज का, या P.E. रॉबर्ट्स का? तो क्या हो सकता है इसका आंसर? तो बिल्कुल ऑप्शन ए सर शिवा स्वामी अय्यर जी ने यह वाक्य बोला है कि सभी रिपोर्ट रद्दी कागजी ढेरों के रखने के योग्य है। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन ए सही होगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।